Hello dear students, welcome to our YouTube channel Career Planet. Myself Shaili Gurwani, your chemistry mentor, and we are studying our chapter Structure of Atom. So students, Structure of Atom की आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. ठीक है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एमिशन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा एंड लाइन स्पेक्ट्रम. ठीक है, अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से पहले थोड़ा सा बोर्स मॉडल को डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, बोर की पोस्टुलेट बच्चों आपने पढ़ी हो तो बोर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ स्टेशनरी पाथ. इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करता है, स्टेशनरी पाथ में रिवॉल्व करता है. सो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ स्टेशनरी पाथ. और ये जो पाथ है बच्चों, यहां पे ये फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स है ना. ये जो है ये सारे क्या है, n=1 जिन्हें हम ऑर्बिट कह रहे हैं, शेल कह रहे हैं. ठीक है, ये क्या है, सर्कुलर स्टेशनरी पाथ, या मैं कह दूं ये फिक्स्ड एनर्जी लेवल से. अब अगर ये फिक्स्ड एनर्जी लेवल से, यानी अगर इलेक्ट्रॉन यहां मूव कर रहा है ना, इस तरह की पाथ में वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसकी एनर्जी भी फिक्स्ड रहेगी. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बोर एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, तो एनर्जी ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज -13.6 into z² by n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी. अब अगर आप n की वैल्यू 1 रखते हो तो बच्चों ये फर्स्ट शेल की एनर्जी आ जाएगी, 2 में सेकेंड शेल की, थर्ड की और फोर्थ की. ठीक है, तो अगर मैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करूं बच्चों, तो हाइड्रोजन में फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, तो देखो फर्स्ट शेल में क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 1 रख दो और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 1 ही है, तो एनर्जी की वैल्यू आएगी -13.6. नाउ सेकेंड शेल की बात करें तो z की वैल्यू 1 रख दो, n की वैल्यू 2 रख दो, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो -13.6 डिवाइडेड बाय 4 जो होगा आई थिंक 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा. ठीक है, इसी तरह से थर्ड की एनर्जी आ जाएगी, है ना. तो अलग अलग एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आ जाएगी. अब ये एनर्जी फिक्स्ड है. अब अगर हम क्या करें, मैंने आपको लास्ट टर्न पे भी बताया था कि मान लो हॉट गैस है, पहले गैस को एनर्जी सप्लाई करेंगे ताकि जो उसका इलेक्ट्रॉन है वो लोअर से कहां जंप कर जाए, हायर एनर्जी लेवल में क्या करे, जंप करे. ठीक है, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर में जंप करने के लिए एनर्जी हमने दी, चाहे हमने हीटिंग करके दी हो, चाहे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करके दी हो, एनर्जी पहले हम सप्लाई करेंगे ताकि इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से खुद ही कहां चला जाए, एक्साइटेड स्टेट में चला जाए. नाउ दिस इलेक्ट्रॉन व्हेन कम्स फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, अब जब ये रिटर्न बैक होगा बच्चों, तो ये क्या करेगा, जितनी एनर्जी लेके ऊपर गया था उतनी ही एनर्जी को क्या कर देगा, रिलीज करेगा, लिबरेट करेगा, है ना. तो अब पर्टिकुलर है ना, अभी यहां से आ रहा है तो ये यहां से यहां आने के लिए जितना इसने यूज किया था उतना का उतना फोटोन, उतनी की उतनी एनर्जी का फोटोन क्या करेगा, छोड़ देगा. तो अब वो जो एनर्जी का फोटोन छोड़ेगा उसका पर्टिकुलर क्या होगा, वेवलेंथ होगा, यानी पर्टिकुलर कलर होगा. पर्टिकुलर जोन में वो आपको स्पेक्ट्रम यानी कि लाइन दिखेगी. ठीक है, अब देखो सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना, तो स्पेक्ट्रम जो है दैट इज लाइन स्पेक्ट्रम, है ना. भाई इलेक्ट्रॉन यहां से जंप कर रहा है, यहां से जंप कर रहा है, कहीं से भी कर सकता है, इनफाइनाइट एनर्जी लेवल है. ठीक है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन जंप करके आएगा, फोटोन एनर्जी का पैकेट जो है जिसे हम फोटोन कह रहे हैं, फोटोन को छोड़ेगा, एमिट करता है, तो एमिशन स्पेक्ट्रम है ना. अब वो पर्टिकुलर फोटोन का पर्टिकुलर वेवलेंथ है, यानी पर्टिकुलर कलर है. ठीक है, तो आपको अलग अलग कलर की क्या होती है, लाइंस दिखती है, सारे कलर की लाइंस नहीं दिखती है. क्यों, क्योंकि अलग अलग एनर्जी लेवल है, अलग अलग एनर्जी वो छोड़ता है एक ही टाइम में, है ना. जहां से आएगा उसके अकॉर्डिंग एनर्जी लिबरेट करेगा. ठीक है, मान लो 1 से 2 में चला गया पहले, अब वापस 2 से रिटर्न बैक होके 1 में आ रहा है, तो बच्चों डेल्टा E 2 से 1 का डिफरेंस कितना है, E2 - E1. तो अब देखो E2 तो है माइनस का 3.4 और E1 है 13.6, तो जो आंसर है दैट इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि मैक्सिमम है. ठीक है, अब यहां पे एनर्जी 3 निकालोगे ना बच्चों, तो इट विल बी -1.51. तो यहां डिफरेंस जो है वो 10.2 थोड़ा ना आएगा, या तो 1.5 के अराउंड आएगा. तो जैसे जैसे आप हायर एनर्जी लेवल में जाओगे तो एनर्जी का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस घटता जाएगा. क्लियर. तो इसको देख के हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है वो क्या है. तो अगर मैं आपसे कहूं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, व्हेन हाइड्रोजन गैस इज इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज
in discharge tube at low pressure, then different lines in different zones are obtained. अलग अलग जोन में अलग अलग लाइन्स आपको मिलेंगी, इन्हें हम कहते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्यों होता है? तो बच्चों पहले हमने इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज किया, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई की, जिससे वो अपने लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चला गया। अब जब वो वापस आया तो वो अलग अलग वेवलेंथ की लाइंस छोड़ रहा है, फोटॉन्स छोड़ रहा है, वो आपको एज अ स्पेक्ट्रम दिख रहा है ना। इससे हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रा, क्योंकि लाइंस मिल रही है। एमिशन स्पेक्ट्रा, क्योंकि हायर से लोअर में आ रहा है, एनर्जी लिबरेट करेगा, एमिट करेगा, दैट्स व्हाई एमिशन स्पेक्ट्रा। और एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये जो एनर्जी लेवल थे ये था हमारा किसके लिए? तो हम कहेंगे हाइड्रोजन के लिए। और बोर्स मॉडल जो है वो भी सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीशीज पे अप्लाई होता है भाई, जहां एक ही इलेक्ट्रॉन हो। तो एक इलेक्ट्रॉन मतलब अगर एटॉमिक फॉर्म की बात करूं तो हाइड्रोजन। ठीक है, तो हम कहेंगे भाई हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को ही बोर्ड ने स्टडी किया था। अब क्या है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम? तो देखो इस तरह का ऑब्जर्वेशन है बच्चों, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखो करना क्या है हमें? तो हमें करना है हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। व्हेन हाइड्रोजन गैस इज इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज, in discharge tube, discharge tube at low pressure. Then hydrogen spectrum is obtained. तो बच्चों ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस आपको दिख रही है इसे ही हम कहते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो अब इतनी बात तो क्लियर है कि पहले हमने खुद ने एनर्जी सप्लाई की, जिससे इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट मतलब 1 n = 1 फर्स्ट ऑर्बिट से हायर में जंप करेगा। अब वो हायर कुछ भी हो सकता है बच्चों, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, जितनी एनर्जी उसको मिली एक बार में वो जंप करके चला गया। ठीक है, तो अलग अलग जोन में चला गया, तो हम मानते हैं 2 में भी गया होगा, 3 में भी गया होगा, इन्फिनिटी में भी गया होगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हुआ क्या बच्चों? तो देखो जब इलेक्ट्रॉन n = इन्फिनिटी से 1 में रिटर्न करता है, ठीक है, कहीं भी हो, चाहे इन्फिनिटी हो, चाहे देखो 7 हो, 6 हो, 5 हो, 4 हो, 3 हो, 2 हो या 1 हो, इफ इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम एनी हायर एनर्जी लेवल टू n = 1, जब वो फर्स्ट शेल में जंप करेगा तो ये जो ग्रुप ऑफ लाइंस है बच्चों, इन ग्रुप ऑफ लाइंस को कहते हैं लाइमन सीरीज। क्लियर? पहले हमने क्या किया, खुद ने एनर्जी सप्लाई कर दिया गैस को ताकि उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चले जाए, है ना। अब जब वो वापस, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में क्या हो गया, न्यूक्लियस से बहुत दूर हो गया, है ना, एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा हो गई, तो वो अनस्टेबल हो गया। अब आना उसको वापस ग्राउंड स्टेट में है ना, लोअर एनर्जी लेवल्स में आना। ठीक है, तो अब वो लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो एनर्जी लिबरेट कर रहा है, तो फोटॉन्स निकलेंगे लाइट के फॉर्म में या लाइंस के फॉर्म में। आपको स्पेक्ट्रम दिख रहा है ना, उस स्पेक्ट्रम को हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला सिचुएशन कि इलेक्ट्रॉन चाहे कोई भी शेल से आए बट आना कहाँ चाहिए, 1 में। तो जब इलेक्ट्रॉन n = 1 में आया तो ये जो ग्रुप ऑफ लाइंस है, दिस ग्रुप ऑफ लाइंस इज लाइमन सीरीज। क्लियर? अब दिखेगी कौन से जोन में? तो बच्चों ये विजिबल होगी अल्ट्रा वायलेट जोन, है ना। आप इसको कौन से जोन में देख पाएंगे? तो आपका आंसर होगा अल्ट्रा वायलेट जोन, यूवी जोन। क्लियर? नाउ व्हेन इलेक्ट्रॉन कम्स एट n = 2 फ्रॉम एनी हायर एनर्जी लेवल, चाहे 3 से आए, 4 से आए, 5 से आए, 6 से आए, इन्फिनिटी से आए, है ना, लेकिन आना कहाँ चाहिए? तो इलेक्ट्रॉन आना चाहिए n = 2 में। ठीक है, तो व्हेन इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स एट n = 2, देन जो ये ग्रुप ऑफ लाइन है, दिस ग्रुप ऑफ लाइन इज बार्मर सीरीज। मतलब अब ये जो लाइंस है इनका कलर जो है वो विजिबल जोन में है। बार्मर सीरीज कौन से जोन में है? तो दिस इज इन विजिबल जोन। अब विजिबल जोन मतलब इनका जो कलर दिखेगा या तो क्या होगा, वॉयलेट होगा, इंडिगो होगा, ब्लू होगा, ग्रीन होगा, येलो, ऑरेंज, रेड, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि विजिबल जोन है, हम जिसे देख सकते हैं। तो ये इनमें से कोई भी लाइन का कलर हो सकता है।
नाउ पैशन सीरीज, तो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हायर एनर्जी लेवल से, बट आएगा कहां पे 3 में। तो व्हेन इट रिटर्न्स एट n इक्वल्स टू 3, देन जो ग्रुप ऑफ लाइन है दैट इज पैशन सीरीज। जोन कौन सा होगा, कहां दिखेगी, तो देखो ये है विजिबल जोन। विजिबल जोन क्या होता है बच्चों, तो विजिबल जोन हम कहेंगे जिसमें हम देख सकते हैं, यानी कि 7 कलर्स, यानी कि विबग्योर। तो लाइमन सीरीज जो है वो वॉयलेट से भी पहले, तो वॉयलेट से पहले मतलब अल्ट्रा वॉयलेट, ठीक है। और पैशन सीरीज जो है वो आफ्टर रेड कलर है, तो रेड के बाद क्या हो गया, इंफ्रारेड, ठीक है। तो दिस इज इन नियर इंफ्रारेड, क्योंकि आगे वाले सारे जो है वो भी इंफ्रारेड में है, तो नियर इंफ्रारेड और फिर फार इंफ्रारेड। क्लियर। नाउ इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स बैक एट n इक्वल्स टू 4 फ्रॉम एनी हायर एनर्जी लेवल। अब वो चाहे 5 से आना है, 6 से आना है, 7 से या इंफिनिटी से, बट आना कहां है वो चीज फिक्स्ड है कि भाई इलेक्ट्रॉन को n बराबर 4 में आना है। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन कम्स एट n इक्वल्स टू 4, तो आपको जो ग्रुप ऑफ लाइन मिली दैट इज ब्रैकेट सीरीज, एंड n इक्वल्स टू 5 में आ जाएगा इसी तरह से, तो हम कहेंगे पी फंड सीरीज। क्लियर। व्हेन इट रिटर्न्स एट n इक्वल्स टू 6, तो जो ग्रुप ऑफ लाइन मिलेंगी बच्चों वो हमारी हो जाएगी हम्फ्री सीरीज, ठीक है। तो हम्फ्री सीरीज है ना, सारी की सारी इंफ्रारेड में है। तो लाइमन सीरीज यूवी जोन में, बामर सीरीज विजिबल जोन में, और बामर के बाद जितनी भी है पैशन, ब्रैकेट, पी फंड और हम्फ्री, ये सब की सब क्या है बच्चों, तो दे ऑल आर इन IR, इंफ्रारेड जोन। क्लियर। तो इतना क्लियर हो गया बच्चों, व्हेन इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू डिफरेंट एनर्जी लेवल्स या लोअर एनर्जी लेवल्स, देन इट रिलीजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, है ना। तो फोटोन मतलब अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, अ पर्टिकुलर रेडिएशन, अ पर्टिकुलर रेडिएशन ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एंड दीज लाइन्स आर ऑब्टेन्ड, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम। क्लियर। तो एक जो क्वेश्चन बनना है बच्चों वो क्या बनेगा कि भाई जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, ठीक है, तो हाइड्रोजन तो एटम हो गया, तो एटम का जो स्पेक्ट्रा होता है दैट इज ऑलवेज अ लाइन स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो लाइन स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रम एक ही चीज है ना, स्पेक्ट्रा मतलब बहुत सारे आपको लाइंस वगैरह, प्लूरल जिसे हम बोल रहे हैं उसे हम स्पेक्ट्रा कहते हैं, अदरवाइज स्पेक्ट्रम, ठीक है। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तो बच्चों ये एमिशन स्पेक्ट्रम है, क्योंकि आप कोई भी लाइन को देख लो, इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर एनर्जी लेवल से कहां आ रहा है, लोअर में। तो जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी एमिट करेगा, दैट्स व्हाई दिस इज एमिशन स्पेक्ट्रम। क्लियर। अब सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीशीज है हाइड्रोजन, तो एक इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज के लिए ये स्पेक्ट्रम है, ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए कि भाई लाइमन सीरीज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की फर्स्ट सीरीज, तो हम कहेंगे भाई दिस इज लाइमन सीरीज। नाउ लाइमन सीरीज इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से n इक्वल्स टू 1 में आएगा। तो देखो इनके लिए जो n1 है भाई इलेक्ट्रॉन कहां आएगा, तो हम कह देंगे इलेक्ट्रॉन आएगा n1 यानी कि 1 में। कहां से आएगा, तो भाई 1 के अलावा कोई भी एनर्जी लेवल, मे बी 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है, इंफिनिटी भी हो सकता है, ठीक है। अब मैं कहूंगी नहीं फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो आप क्या कहेंगे बच्चों, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। तो बच्चों लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन, तो फर्स्ट लाइन मतलब अगर लाइमन सीरीज की बात हो रही है तो n1 तो 1 ही रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन आएगा तो 1 में। नाउ फर्स्ट लाइन, और आप ऐसे भी कह सकते हैं अल्फा लाइन। तो फर्स्ट लाइन देखो, लास्ट लाइन मतलब इंफिनिटी से आएगा, ठीक है। तो इंफिनिटी मतलब लास्ट, तो सेकेंड लास्ट मतलब इंफिनिटी -1, तो उसको तो हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे भाई इंफिनिटी -1 कौन सा। तो फर्स्ट लाइन मतलब जस्ट क्लोज वाला, है ना, जस्ट एक ऊपर वाला शेल। तो भाई लाइमन मतलब 1 में आ रहा है, तो कहां से आएगा, 2 से। इफ इलेक्ट्रॉन इज कमिंग फ्रॉम n इक्वल्स टू 2 टू n इक्वल्स टू 1, मतलब लाइमन सीरीज है। तो n1 तो हो गया बच्चों 1, और n2 जो हो गया दैट इज 2, तो ये हो गया आपका लाइमन सीरीज। क्लियर। नाउ अगर आपसे कहा जाए बीटा लाइन, यानी कि सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज,
सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। तो स्टूडेंट्स लाइमन सीरीज मतलब इलेक्ट्रॉन इज कमिंग इन n इक्वल्स टू 1। और सेकेंड लाइन तो फर्स्ट क्या थी जब 2 से 1 में आ रहा था, सेकेंड मतलब 3 से 1 में आ रहा है, तो n2 जो हो जाएगा बच्चों दैट विल बी 3। दिस इज सेकेंड लाइन। नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट बार्मर सीरीज, अच्छा बार्मर सीरीज से पहले लास्ट लाइन को डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट लाइन, अगर आपको क्वेश्चन मिले लास्ट लाइन और मार्जिनल लाइन, मार्जिनल लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो बच्चों लाइमन सीरीज मतलब इलेक्ट्रॉन इज कमिंग इन n इक्वल्स टू 1 एंड मार्जिनल मीन्स कमिंग फ्रॉम n इक्वल्स टू इंफिनिटी। लास्ट में आएगा मतलब इंफिनिटी से आएगा। क्लियर? सिमिलरली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट बार्मर सीरीज, तो बच्चों बार्मर सीरीज की बात करें तो बार्मर सीरीज मीन्स इलेक्ट्रॉन इज कमिंग एट n इक्वल्स टू 2। सेकेंड एनर्जी लेवल में आना है। कहां से आएगा? तो हम कहेंगे भाई 3 से आ सकता था, 4 से आ सकता था, 5 से, और फ्रॉम इंफिनिटी। सो दिस इज बार्मर सीरीज। नाउ लाइमन हो गया, बार्मर हो गया, व्हाट अबाउट पैशन सीरीज? तो पैशन सीरीज, तो देखो पैशन सीरीज क्या है? तो पैशन सीरीज मतलब इलेक्ट्रॉन इज कमिंग एट थर्ड एनर्जी लेवल एंड फ्रॉम 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, और फाइनली इंफिनिटी भी हो सकता है। क्लियर? तो पहली हो गई लाइमन, सेकेंड हो गई बार्मर, थर्ड हो गई पैशन, फोर्थ इज ब्रैकेट। तो बच्चों ब्रैकेट मीन्स इलेक्ट्रॉन इज कमिंग एट फोर्थ एनर्जी लेवल एंड फ्रॉम 5th, 6th, 7 और यू कैन से इंफिनिटी भी हो सकता है। तो लाइमन, बार्मर, पैशन, ब्रैकेट। क्लियर? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पी फंड। तो पी फंड सीरीज की बात करें बच्चों तो n1 इक्वल्स टू 5। इलेक्ट्रॉन को आना कहां है? 5th एनर्जी लेवल में आना है। कहां से आना है? तो हम कहेंगे 6th हो सकता है, 7th हो सकता है, इंफिनिटी भी हो सकता है। क्लियर? एंड फाइनली इफ वी आर टॉकिंग अबाउट हम्फ्री, तो हम्फ्री मीन्स इलेक्ट्रॉन इज कमिंग एट n इक्वल्स टू 6 एंड फ्रॉम वेयर? तो बच्चों 6 से हायर कुछ भी ले लो, 7, 8, 9, 10 और इंफिनिटी। क्लियर? तो ये है हमारी सारी सीरीज जहां से इलेक्ट्रॉन के आने के चांसेस बनते हैं। क्लियर? तो अब हम बता देंगे लाइमन सीरीज जोन कौन सा था? यूवी जोन, बार्मर विजिबल जोन, पैशन नियर इंफ्रारेड, ब्रैकेट इंफ्रारेड या फार इंफ्रारेड, ठीक है, पी फंड फार इंफ्रारेड, हम्फ्री फार इंफ्रारेड, ठीक है, और n1 क्या है, n2 क्या है। अब बच्चों जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपकी ये रहेगी कि भाई इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो हमेशा हायर से कहां आएगा? तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा। हमेशा हायर से कहां जंप करेगा? लोअर में जंप करेगा। ठीक है भाई, तो हायर से लोअर में जंप करेगा, इसका मतलब मैं कह दूं कि भाई कोई भी सीरीज आप बनाओगे तो आपको n1 n2 में कंफ्यूज नहीं होना है ना। n2 हमेशा ज्यादा होगा, n1 हमेशा कम होगा। क्यों? तो बच्चों हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एमिशन स्पेक्ट्रम है, जो हमने हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम स्टडी किया है वो एक तरह से क्या है? एमिशन स्पेक्ट्रम है। तो
बच्चों एमिशन स्पेक्ट्रा एमिट कब होती है? एनर्जी बोर के अकॉर्डिंग एनर्जी एमिट कब होगी? जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से कहां जंप करता है? लोअर एनर्जी लेवल में। तो मैं कह दूंगी भाई एमिशन स्पेक्ट्रा है और N2 जो है दैट इज ऑलवेज हायर एनर्जी लेवल। N2 जो है वो हमेशा हायर एनर्जी लेवल को इंडिकेट करता है और N1 जो है दैट इज ऑलवेज लोअर एनर्जी लेवल। तो हायर एनर्जी लेवल एंड लोअर एनर्जी लेवल। क्लियर? नाउ N1 हो गया, N2 हो गया। अब एनर्जी के डिफरेंस का फॉर्मूला, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में आ रहा है तो अकॉर्डिंग टू बोर एनर्जी एमिट या लिबरेट जो होती है दैट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा। तो डेल्टा ई इक्वल्स टू क्या है? एच न्यू। और अब तुम्हें डेल्टा ई फाइंड ही करना है बच्चों। तो डेल्टा ई मतलब हायर एनर्जी लेवल माइनस लोअर एनर्जी लेवल। तो एनर्जी का फॉर्मूला अभी हमने देखा था 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन N2 का स्क्वायर माइनस अगेन 13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो फाइनली जो आपको आंसर मिलेगा दैट विल बी, अच्छा आंसर जो होगा दैट विल बी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो माइनस 13.6, ठीक है, कॉमन ले लो। Z हाइड्रोजन के लिए कितना हो जाएगा? 1, तो 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। अब बच्चों डेल्टा E इक्वल्स टू एच न्यू और एच न्यू इक्वल्स टू क्या है? HC बाय लैम्डा। ठीक है, तो अगर मैं आपको कहूंगी भाई ये वैल्यू जो है डेल्टा E की है या ये वैल्यू जो है वो HC बाय लैम्डा की है, तो अगर मैं HC से डिवाइड कर दूं और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किस में कन्वर्ट कर दूं? जूल में, तो फाइनली जो फॉर्मूला आ रहा है बच्चों कांस्टेंट वगैरह लेते हुए, तो फाइनल फॉर्मूला जो है दैट इज 1 अपॉन लैम्डा यानी कि न्यू बार वेव नंबर इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर। दिस इज आवर फाइनल फॉर्मूला और 1 अपॉन लैम्डा यानी कि लैम्डा क्या होती है? डिस्टेंस। तो जो यूनिट होगी दैट विल बी इन सेंटीमीटर इनवर्स। अब बच्चों आर क्या है? तो यहां पे आर है रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, आपको यही फॉर्मूला याद करना है ना। ये तो मैंने सिखाया कि ऐसे ऐसे करके ये फॉर्मूला लेके आया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जूल में कन्वर्ट कर देंगे, है ना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो फाइनल जो आंसर मिलेगा, ठीक है, HC से डिवाइड करने के बाद में सब कुछ कांस्टेंट हो जाएगा R। अब इस R को हम कहेंगे R इज रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, तो R रिडबर्ग कांस्टेंट है और R का जो वैल्यू है दैट इज 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स। तो अगर आप R का वैल्यू रखी दोगे तो आपके पास आंसर सेंटीमीटर इनवर्स में आ जाएगा। क्लियर? तो दिस इज फॉर्मूला हाउ टू गेट वेवलेंथ और वेव नंबर ड्यूरिंग ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम। क्लियर? तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का ये फॉर्मूला है, एक बार आप नोट कर लो। ये आपका क्लियर है बच्चों? N2 इज ऑलवेज हायर देन N1। N2 हमेशा बड़ा होगा, N1 की वैल्यू लेस होगी। रिडबर्ग कांस्टेंट फिक्स है, बहुत बार न्यूमेरिकल में R रख के छोड़ देते हैं या इसको क्या करें होल नंबर में कन्वर्ट करें तो 700 भी लिख सकते हैं, 109,700। ठीक है, वो भी करेक्ट है। Z आपका एटॉमिक नंबर है, न्यू बार जो है दैट इज वेव नंबर। न्यू बार है वेव नंबर और लैम्डा है वेव लेंथ। ठीक है, ये तो बेसिक चीजें हैं, ये हमारी क्लियर है। न्यू बार वेव नंबर, लैम्डा वेव लेंथ। नाउ स्टूडेंट्स न्यू बार का फॉर्मूला हमारे पास आ गया। न्यू बार इक्वल्स टू 1 बाय लैम्डा इक्वल्स टू R Z स्क्वायर 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर। ठीक है, ये जो है न्यू बार दैट इज वेव नंबर।
N1 लोअर एनर्जी लेवल, N2 हायर एनर्जी लेवल। अब मान लो आपसे कहा जाए बच्चों कि न्यू बार मैक्सिमम फाइंड करो, ठीक है, हाउ टू गेट न्यू बार मैक्सिमम, ठीक है। तो बच्चों न्यू बार मैक्सिमम की बात चल रही है, तो न्यू बार मैक्सिमम कब होगा, जब लैम्डा की वैल्यू मिनिमम होगी, है ना। अगर लैम्डा जो है वो सबसे छोटी वैल्यू आ जाए तो लैम्डा मिनिमम से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, ठीक है। तो न्यू बार मैक्सिमम मतलब लैम्डा मिनिमम। अब बच्चों लैम्डा मिनिमम मतलब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाला फोटॉन, लैम्डा यानी वेवलेंथ और मिनिमम यानी सबसे छोटी वेवलेंथ, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, आपसे पूछा जाए कि वो ट्रांजिशन बताओ जिसमें वेवलेंथ जो है दैट इज मिनिमम, यानी कि ट्रांजिशन ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो बच्चों न्यू बार मैक्सिमम कब आएगा, दिमाग लगाओ, ठीक है। न्यू बार मैक्सिमम आएगा तो मतलब लैम्डा तो मिनिमम हो ही गया, है ना। तो न्यू बार की वैल्यू मैक्सिमम कब आएगी, तो आप कह रहे फॉर्मूला तो ये है RZ², 1/N1 का स्क्वायर, तो उसको तो हम छेड़ नहीं सकते। अगर मैंने आपसे कहा लाइमन सीरीज तो 1 में ही आएगा, उसको मैं चेंज तो नहीं कर सकती। अगर किसी ने कहा ब्रैकेट सीरीज तो इलेक्ट्रॉन आएगा तो 4 में, उसको तुम चेंज नहीं कर सकते। तो N1 को मैं नहीं बदल सकती हूँ, बट N2 कहां से आ रहा है उसको हम स्टडी कर सकते हैं, भाई इंफिनिटी से आ रहा है या जस्ट क्लोज से आ रहा है। अब मान लो इंफिनिटी से आ रहा है, ठीक है, सपोज N2 जो है दैट इज इंफिनिटी, ठीक है। तो बच्चों अगर 1/N2 यानी 1/इंफिनिटी का स्क्वायर, तो 1/इंफिनिटी का स्क्वायर तो 0 हो गया, है ना। तो अगर ये 1/N1 में से मुझे कुछ माइनस करना पड़ता है, तो अगर मुझे कुछ भी माइनस नहीं करना पड़े तो मेरा आंसर तो मैक्सिमम आएगा। क्लियर, फॉर्मूला क्या है देखो, न्यू बार इक्वल्स टू RZ², 1/, इसको मल्टीप्लाई कर लो 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर, मतलब जो भी तुम्हारा आंसर आ रहा है उसमें से N2² को माइनस कर दो। तो माइनस करते हो कभी भी कोई चीज है उसमें से कुछ भी माइनस करोगे तो वैल्यू घटेगी ना। मान लो माइनस करना ही नहीं पड़े, तो माइनस करना ही नहीं पड़े तो क्या होगा, मैक्सिमम आंसर आ जाएगा। तो माइनस कब नहीं करना पड़ेगा, जब यहां वैल्यू कितनी होगी, इंफिनिटी, ठीक है। अब मुझे बताओ 0, तो N2 0 तो हो ही नहीं सकता ना भाई, शेल, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, 0 कैसे हुआ, 0 तो होता ही नहीं, है ना। तो मैं कहूंगी भाई इंफिनिटी रख सकते हो तुम, और वैसे भी हायर से लोअर में आना है, ठीक है। तो अगर हमने N2 की वैल्यू इंफिनिटी रख दी तो अब हमारा आंसर आ जाएगा RZ² एंड 1/N1 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो अगर आपसे पूछे कि लाइमन सीरीज के लिए न्यू बार मैक्सिमम निकालो, है ना, या लाइमन सीरीज का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फाइंड करो, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए N2 की वैल्यू को इंफिनिटी कर दो, ठीक है। और जो है लाइमन है तो 1 रख दो, बामर है तो 2 रख दो, पैशन है तो 3 रख दो, और फाइनल आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है बच्चों, तो Z1 हो जाता है। तो बहुत बार यहाँ पे फॉर्मूले में Z नहीं होता है, तो नहीं क्यों है, क्योंकि वो कह रहा है हमने तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को स्टडी किया, हाइड्रोजन के लिए Z1 है तो हमने नहीं दिया। और किसी सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीशीज, है ना, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, तो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज मतलब इलेक्ट्रॉन तो हम एक ले आएंगे लेकिन एटॉमिक नंबर तो चेंज हो जाएगा, है ना। तो जैसे मैं कहूँ हीलियम प्लस, तो इलेक्ट्रॉन भले ही एक है, उसका स्पेक्ट्रम स्टडी करोगे, लेकिन हीलियम प्लस होने से क्या हुआ, एटॉमिक नंबर तो 2 है ना। तो फॉर्मूले में Z आपको पुट करना है, ठीक है। फॉर्मूला एनर्जी के फॉर्मूले से ही आया है। अब बच्चों अगर आपसे कहा जाए कि नहीं, टू फाइंड न्यू बार मिनिमम, ठीक है, मतलब जो आपका लैम्डा जो है वो होना चाहिए मैक्सिमम। भाई मैक्सिमम से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, मिनिमम। तो आपको क्या करना है, न्यू बार मिनिमम फाइंड करना है, यानी कि लैम्डा मैक्सिमम फाइंड करना है। अब फिर सोचो कि भाई हम ऐसा क्या करें, है ना, न्यू बार मिनिमम यानी कि लैम्डा की वैल्यू हो गई आपके मैक्सिमम, मैक्सिमम से डिवाइड करोगे तो आंसर मिनिमम आना ही, तो R ठीक है, Z² ठीक है। अब क्या करें, तो बच्चों जब इलेक्ट्रॉन बिल्कुल इंफिनिटी से आ रहा था, सबसे दूर से आ रहा था, तो आंसर तुम्हारा क्या था, वेवलेंथ क्या थी, शॉर्टेस्ट थी, है ना, वेवलेंथ क्या थी, शॉर्टेस्ट थी। जब इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम डिस्टेंस से आ रहा था, सबसे दूर से आ रहा था, यानी अब जब इलेक्ट्रॉन बिल्कुल पास से आएगा तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, मैक्सिमम।
अब बिल्कुल पास से मुझे कैसे पता चलेगा? तो देखो, अगर लाइनमैन है मतलब पास वाला क्या हो गया? 2, 2 से 1 में आए। बामैन है तो आना तो 2 में है, तो जस्ट पास वाला क्या हो गया? 3, 3 से 1 में आ जाए। ठीक है, तो जस्ट ऊपर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन आए तो वो क्लोजेस्ट हो गया, है ना। जैसे मान लो अपन ये सीरीज देखें, ये तो जस्ट क्लोजेस्ट कौन सा हो गया बच्चों? अगर मैं लाइमन की बात करती हूं तो लाइमन के लिए जस्ट क्लोज शेल क्या हो गया? 2 हो गया, 2 से 1 में आए, जस्ट क्लोज, है ना। बामर की बात करूं तो जस्ट क्लोज मतलब 3 हो गया। पैशन की बात करूं मतलब 3 में आ रहा है, तो जस्ट पास वाला शेल कौन सा है? तो तुम कहोगे जस्ट पास वाला मतलब 4 से आ रहा है। ठीक है, अगर ब्रैकेट की बात करूं यानी 4 में तो आना है, तो जस्ट नियरेस्ट शेल कौन सा है? तो तुम कहोगे 5। और पी फंड की बात करूं तो 6 से 5 में, और हम्फ्री की बात करूं तो 7 से 6 में। मतलब देखो, जब सब दूर से आ रहा था, इन्फिनिटी से आ रहा था, तो लैम्डा शॉर्टेस्ट था। तो भाई आप दूर से आ रहे हो तो मुझे मिनिमम वैल्यू मिल रही है, मतलब बिल्कुल क्लोज से आओगे तो क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। अब वो क्लोज कौन सा होगा? तो मैं कहूंगी जस्ट ऊपर वाला। तो जस्ट ऊपर वाला इसलिए क्योंकि N1 तो हमें पता नहीं है ना बच्चों, है ना, किस सीरीज की बात कर रहा है वो तो हमें क्लियर नहीं है, तो हम कहेंगे भाई N1 तो जो है वो है, ठीक है, लेकिन N2 जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? जस्ट क्लोज वाला। तो जस्ट क्लोज वाला मतलब जो भी N1 की वैल्यू है उससे जस्ट ऊपर वाला, यानी एक ऐड कर दो, तो N2 शुड बी N1 + 1। तो 1/N1 का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 1/N1 + 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा मैक्सिमम, यानी कि न्यू बार मिनिमम फाइंड करने का फॉर्मूला। हाउ टू गेट शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एंड हाउ टू गेट लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब कुछ प्रॉब्लम करते हैं बच्चों इस पे बेस्ड। सो आवर क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लैम्डा इन लाइमन सीरीज। तो बच्चों फॉर्मूला तो ये है 1/λ = r² 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। नाउ आपसे पूछा है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बच्चों, यानी लैम्डा मिनिमम। तो लैम्डा मिनिमम मतलब क्या हुआ? तो हम कहेंगे मतलब न्यू बार मैक्सिमम। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब आएगा? न्यू बार मैक्सिमम कब आएगा? तो हम कहेंगे फॉर लैम्डा मिनिमम। लैम्डा मिनिमम कब आएगा? जब N2 की वैल्यू कितनी होगी? इन्फिनिटी। तो N2 तो इन्फिनिटी हो गया। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लाइमन सीरीज। तो बच्चों लाइमन मतलब इलेक्ट्रॉन आना कहां चाहिए? 1 में आना चाहिए। बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, तो 1/λ = r। हाइड्रोजन एटम है ना, ठीक है, हाइड्रोजन एटम है तो Z की वैल्यू 1। नाउ 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर। तो हमारा जो आंसर है दैट इज 1/λ = r, यानी कि जो लैम्डा मिनिमम है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, दैट इज 1/r। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। और लैम्डा की वैल्यू आपको पता है बच्चों, लैम्डा की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं 109677, ठीक है, या 109678। क्लियर? तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और सॉल्व करना है तो ऐसे भी लिख सकते हो, लैम्डा मिनिमम = 1/109677, ठीक है, सेंटीमीटर, है ना। अब इसको सॉल्व कर लो तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, दैट विल बी 911.7 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर होना चाहिए 911.7 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वुड हैव द सेम वेवलेंथ एज द ट्रांजिशन इन बामर सीरीज n = 4 to n = 2 ऑफ हीलियम प्लस स्पेक्ट्रम। यानी हीलियम प्लस में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है 4 से 2 में। ठीक है, अब जो वेवलेंथ आएगा, जो फ्रीक्वेंसी और जो न्यू बार आएगा, वेव नंबर आएगा, वो सेम फ्रीक्वेंसी आपको हाइड्रोजन में कब मिलेगी? मतलब हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जंप करे
ताकि जो न्यू बार आए वो न्यू बार सेम होना चाहिए किसके, हीलियम प्लस में 4 और 2 वाले ट्रांजिशन के बीच में। क्लियर? तो हम पहले हीलियम प्लस के लिए फाइंड कर लेते हैं। तो बच्चों फॉर हीलियम प्लस, अब हीलियम प्लस मतलब एटॉमिक नंबर आपका हो गया 2। फॉर्मूला क्या है आपका, तो न्यू बार इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। नाउ न्यू बार इक्वल्स टू आर, हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर कितना है Z2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 1/n1 का स्क्वायर, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन इज कमिंग इन, n इक्वल्स टू 2, और कहां से आ रहा है, तो हम कहेंगे 4 से। सो न्यू बार इक्वल्स टू 4r, फिर ये हो गया आपका 1/4 माइनस 1/60। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1। अब आपको पूछा है सेम ट्रांजिशन मुझे हाइड्रोजन में चाहिए, तो बच्चों हाइड्रोजन के लिए, तो फॉर हाइड्रोजन क्या लिखें, न्यू बार इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर, तो बच्चों z तो 1 ही है। नाउ n1 और n2 दोनों ही फाइंड करने हैं। ओके, n1 n2 दोनों फाइंड करने हैं। दिस इज इक्वेशन 2। अब बच्चों ट्रांजिशन सेम है, मतलब ये न्यू बार और ये न्यू बार दोनों क्या है, इक्वल है, तो इक्वेशन 2 और 1 और 2 को क्या कर दूं, इक्वल कर दूं। ठीक है, तो मैंने इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर दिया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो वो भी न्यू बार है, ये भी न्यू बार है, तो ये वैल्यू मैं यहां रख देती हूं। ठीक है, तो ये आ गया देखो 4r इक्वल्स टू 1/4 माइनस 1/16 इक्वल्स टू r, 1 स्क्वायर तो 1 हो गया, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या करें, आर कैंसिल कर दे, आर कैंसिल कर देती हूँ, 4 को अंदर ले जाओ बच्चों, तो 4 को अंदर ले जाओगे तो 4/4 क्या हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा, यानी 1/1 का स्क्वायर, माइनस 4 को अंदर ले जाओ तो 4/16, 4/16 कितना हो जाएगा 1/4, और 1/4 को क्या लिख दूं 1/2 लिख दूं, इक्वल्स टू क्या हो गया, तो मैं कह दूंगी भाई ये इक्वल्स टू है हमारे पास 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब बच्चों कंपेयर करोगे ये दोनों का वैल्यू माइनस करने के बाद ये कब आएगा, जब n1 1 हो और n2 2 हो, तो हम कह देंगे भाई यहाँ पे n1 की वैल्यू तो है 1 और n2 की वैल्यू कितनी है 2। तो जो ट्रांजिशन आप मांग रहे हो हीलियम प्लस में 4 से 2 में जंप करने पे सेम वैल्यू कब आएगी, हाइड्रोजन में जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा 2 से 1 में। क्लियर? So, moving to next problem. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ द spectral line emitted when the electron in n equals to 3 in hydrogen atom de-excites to ground state। तो आपको क्या करना है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी यानी न्यू कैलकुलेट करना है। ओके, तो बच्चों न्यू हो गया आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइन एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स टू 3 से डी एक्साइट, है ना, मतलब 1 से 3 में जाएगा तब तो एक्साइट होगा, वापस नीचे आएगा तो डी एक्साइट हो रहा है, तो ग्राउंड स्टेट। तो बच्चों ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है n इक्वल्स टू 1। तो देखो n2 जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है दैट इज 3, n1 जहां इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ग्राउंड स्टेट मतलब n1 इक्वल्स टू 1। और कैलकुलेट हमें करनी है फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर हमें लेना है हाइड्रोजन का, क्योंकि बात चल रही है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। ठीक है, तो बच्चों फॉर्मूला क्या है आपका, 1/λ इक्वल्स टू r z स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। नाउ 1/λ इक्वल्स टू पुट द वैल्यू ऑफ r, तो r कितना है 109737। ठीक है, फॉर हाइड्रोजन एटम एटॉमिक नंबर 1 रख दे। नाउ 1/n1 का स्क्वायर कहाँ आया, तो ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट मतलब 1 में आया तो 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 कहां से आया, तो बच्चों 3 से आ रहा है, तो 1/3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1/λ इक्वल्स टू, तो ये आपके पास आ गया 109737
ठीक है, इनटू, तो 1/1 का स्क्वायर 1 हो गया और ये 1/9 हो गया। तो बच्चों 9 माइनस 1 8/9 हो गया सेंटीमीटर इनवर्स वैल्यू ऑफ लैम्डा। नाउ आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो बच्चों फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, तो फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल्स टू c बाय लैम्डा। अब प्रॉब्लम क्या है, लैम्डा की वैल्यू सेंटीमीटर में है, 1 लैम्डा की वैल्यू है हमारे पास सेंटीमीटर इनवर्स में। तो फ्रीक्वेंसी c की जो वैल्यू रखोगे फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए, वो रखोगे मीटर पर सेकेंड की जगह सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बच्चों स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है c, तो मैं कह दूं स्पीड ऑफ लाइट जो होता है दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहां तो मुझे सेंटीमीटर रखना पड़ेगा, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो c हो जाएगा 3 × 10⁻10। अब देखो 1 लैम्डा, तो 1 लैम्डा के प्लेस पे ये रख दो 109,737 मल्टीप्लाई विथ 8/9। ठीक है, तो 8/9, तो न्यू इक्वल्स टू हो गया आपके पास 8 3 ज़ा 24 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 109,737 इंटू 10⁻10। ठीक है बच्चों, तो इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने पे आपके पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी 2.9 इंटू 10⁻50। सो कैलकुलेट आप खुद करेंगे, 2.9 इंटू 10⁻15। आंसर आना चाहिए सेकेंड इनवर्स, फ्रीक्वेंसी है इसलिए सेकेंड इनवर्स यहां हर्ट्ज रख सकते हैं। क्लियर, तो ये हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं बच्चों। द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन इन बामर सीरीज इज 656 नैनोमीटर। तो बच्चों फर्स्ट लाइन इन बामर सीरीज की बात हो रही है, ठीक है, और वेवलेंथ यानी कि लैम्डा। तो बामर सीरीज मतलब इलेक्ट्रॉन आ रहा है 2 में, और कहां से आ रहा है, तो बच्चों फर्स्ट लाइन मतलब जस्ट ऊपर वाला, तो जस्ट ऊपर वाला यानी 3 से आ रहा है, और वेवलेंथ यानी लैम्डा 656 नैनोमीटर। ठीक है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ सेकेंड लाइन एंड लिमिटिंग लाइन इन द सेम सीरीज। तो बच्चों पहले तो तुम्हें क्या फाइंड करना है, लैम्डा फॉर सेकेंड लाइन। ठीक है, क्या फाइंड करेंगे, लैम्डा फॉर सेकेंड लाइन। तो बच्चों बामर सीरीज की बात है, यानी इलेक्ट्रॉन इज कमिंग टू 2 में, और सेकेंड लाइन तो 3 से 2 में आया तो फर्स्ट लाइन, और 4 से 2 में आएगा तो सेकेंड लाइन। ठीक है, अब बच्चों देखो कंपेयर करके आंसर निकालना है। आपको लगेगा कि इसको क्यों काम में लो, मेरे पास N1 है, N2 है, मेरे पास तो R भी है, रिडबर्ग कांस्टेंट, तो मैं डायरेक्ट आंसर निकाल लूं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यहां आपके पास रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू गिवन नहीं है। ठीक है, आंसर जो निकलेगा ना वो फर्स्ट से कंपेयर करके निकलेगा, तो आपको इसको यूज करना है 656 नैनोमीटर, इसके रिस्पेक्ट में आंसर देना है कि भाई मैंने जब एक एक्सपेरिमेंट करा तो पहला वैल्यू इतना आया, तो इसी एक्सपेरिमेंट में दूसरा कितना आना चाहिए। ठीक है, दैट्स व्हाई आप डायरेक्ट नहीं करेंगे। तो देखो फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन दो इक्वेशन बना लेते हैं। तो पहले फर्स्ट लाइन के लिए क्या बनेगा, तो 1 लैम्डा, तो 1 लैम्डा है मेरे पास 1/656, फिर आर जेड स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे हमारे पास एटॉमिक नंबर भी नहीं है, कैसे फाइंड करेंगे, अगर डायरेक्ट भी होता तो। ठीक है, तो हम कहेंगे भी आर जेड स्क्वायर, सॉरी जेड स्क्वायर को जेड स्क्वायर रहने देते। ठीक है, नाउ 1/N1 का स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो था फर्स्ट लाइन। अब डिवाइड कर दो बच्चों इसी को सेकेंड लाइन से। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन डिवाइडेड बाय सेकेंड लाइन, तो वापस क्या हो जाएगा 1 लैम्डा इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर। नाउ इलेक्ट्रॉन इज कमिंग 1/2 स्क्वायर, और फ्रॉम तो हम कहेंगे 1/4 का स्क्वायर। बस अभी क्या करना है, तो देखो आर जेड स्क्वायर को तो कैंसिल कर दो,
ठीक है, बाकी हम सॉल्व कर लेंगे। तो क्या आया 1/656, ठीक है, पहला इक्वेशन। और ये उल्टा ले लें इसको तो क्या हो जाएगा λ/1। ओके, तो λ/1। नाउ 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। तो फर्स्ट जो इक्वेशन है दैट इज 1/2 स्क्वायर यानी कि 1/4 माइनस 1/3 स्क्वायर यानी 1/9। नाउ 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर यानी कि 1/4 माइनस 1/60, ठीक है। तो λ/656 इक्वल्स टू 9 4 जा कितना हो गया 36 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो 9 4 जा 36 और 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा 5। नाउ 16 4 जा 64 और 16 माइनस 4 कितना हो जाएगा 12। तो बच्चों इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो आपके पास जो लैम्डा की वैल्यू आनी चाहिए दैट शुड बी लैम्डा इक्वल्स टू 485.9, ठीक है। सॉल्व आपको करना है तो लैम्डा जो आना चाहिए दैट शुड बी 485.9 नैनोमीटर, मतलब 486 के अराउंड आपका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। अब इसी में एक और पूछा है बच्चों, लिमिटिंग लाइन इन द सेम सीरीज, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन 1 तो बनी हुई है फॉर लिमिटिंग लाइन। तो बच्चों लिमिटिंग लाइन क्या होती है, लास्ट लाइन, है ना। लिमिटिंग लाइन क्या होती है, लास्ट लाइन। तो लास्ट लाइन मतलब बामर सीरीज है तो इलेक्ट्रॉन इज कमिंग टू 2 और कहां से आ रहा है तो हम कहेंगे इन्फिनिटी से, ठीक है। तो वापस आपको क्या करना है, फर्स्ट लाइन अपॉन लिमिटिंग लाइन, यानी ऊपर वाला डेटा तो आपका सेम रहेगा और नीचे सिर्फ 1/4 करना है क्योंकि इन्फिनिटी तो 0 हो गया, 1/∞ 0 हो गया, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो फाइनल आंसर होना चाहिए लैम्डा वो आपके पास आना चाहिए 364.4 नैनोमीटर, ठीक है। ये आपको सेल्फ करना है बच्चों 364.4 नैनोमीटर। आंसर मैंने लिख दिया है, कर लोगे। पहली लाइन तो यही लिखना है, देखो 1/656 इक्वल्स टू r z स्क्वायर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। डिवाइड में क्या करेंगे तो 1/λ r z स्क्वायर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/∞। तो बचेगा क्या, खाली 1/2 स्क्वायर यानी 1/4। तो ये ऊपर वाला इक्वेशन इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। और आंसर आपके पास ये आना चाहिए, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन फॉर द आयन हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट। तो एक इलेक्ट्रॉन है मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीशीज एंड 3 प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। तो बच्चों 3 प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर 3 हो गया ना, प्रोटॉन कितने हैं 3 मतलब एटॉमिक नंबर 3 और इलेक्ट्रॉन कितना है 1, यानी कि ये बात कर रहे हैं लिथियम +2 की, ठीक है। द ट्रांजिशन टेक्स प्लेस बिटवीन द 2 एनर्जी लेवल्स हुज सम इज 4 एंड डिफरेंस इज 2, मतलब n1 + n2 अगर ऐड कर दोगे तो 4 और n2 - n1 करोगे तो डिफरेंस कितना आएगा 2। तो कर लोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इन विच रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विल दिस लाइन लाई। तो देखो अगर n1 + n2 बच्चों 4 है और n1 - n2 की वैल्यू जो है वो 2 है ना। तो अगर मैं यहाँ 2 + 2 करूंगी तो मान लो 4 आ गया तो डिफरेंस तो फिर 0 आ जाएगा ना, ठीक है। तो अगर मैं इसको 1 कर दूं, इसको 3 कर दूं तो ये 4 हो गया और 3 और 1 का जो डिफरेंस है वो 2 हो गया, ठीक है। यहाँ इक्वेशन बना के सॉल्व कर दो, है ना। तो n1 कैंसिल हो जाएगा, ऐड कर दो उसको, ठीक है। तो बच्चों n1 जो होगा दैट इज 1 और n2 जो होगा दैट शुड बी 3, ठीक है। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है वो आ रहा है 1 में, कहां से आ रहा है 3 से, तो 1 में आ रहा है मतलब लाइमन सीरीज। तो बच्चों लाइमन सीरीज है ना, ये बिलोंग्स टू क्या है, तो मैं कह दूंगी n1 की वैल्यू से मैं कह सकती हूं दिस इज लाइमन सीरीज। और लाइमन सीरीज कौन से रीजन में होती है,
तो हम कहेंगे भाई लाइमन सीरीज है तो अल्ट्रा वायलेट रीजन में होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। नाउ कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। तो बच्चों वेवलेंथ का फॉर्मूला है 1/λ इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। नाउ 1/λ इक्वल्स टू आर की वैल्यू 109677 रख दें, तो आर इक्वल्स टू 109677। जेड तो एटॉमिक नंबर है बच्चों 3, तो 3 का स्क्वायर। नाउ n1 तो n1 की वैल्यू है 1 और n2 तो n2 की वैल्यू है 3। सो आपका आंसर होना चाहिए 1/λ इक्वल्स टू 109677 मल्टीप्लाई विथ 3 1/1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस 1/9। ठीक है, 1 माइनस 1/9 अगेन 1/λ 109677 मल्टीप्लाई विथ 3 9 माइनस 1 8/9। ठीक है, अब बच्चों इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो फाइनल है दैट शुड बी लैम्डा इक्वल्स टू 1.14 इंटू 10 टू द पावर -6 सेंटीमीटर। 1.14 इंटू 10 टू द पावर -6 सेंटीमीटर। और आपका जो जोन होगा दैट शुड बी क्या होना चाहिए, यूवी जोन। ठीक है, क्योंकि n1 जो है वो 1 है, सीरीज कौन सी है, लाइमन सीरीज, तो जोन जो है वो अल्ट्रावायलेट जोन। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम है कैलकुलेट द वेव नंबर। तो बच्चों वेव नंबर मतलब हमें कैलकुलेट करना है न्यू बार। ठीक है, फॉर द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ड्यूरिंग द ट्रांजिशन इन द बामर सीरीज ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन की बात हो रही है यानी 1। नाउ बामर सीरीज, तो बच्चों बामर सीरीज मतलब इलेक्ट्रॉन को आना कहां है, तो लाइमन मतलब 1 में आएगा, बामर मतलब 2 में आएगा। तो मैं कहूंगी इलेक्ट्रॉन को आना तो 2 में है। ठीक है, सॉरी 1 में है, नहीं 2 में है, बामर सीरीज है ना, तो आना तो 2 में है। नाउ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो बच्चों शॉर्टेस्ट वेवलेंथ यानी लैम्डा मिनिमम। तो लैम्डा मिनिमम का मतलब क्या हुआ, न्यू बार क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। तो हमें न्यू बार मैक्सिमम का फॉर्मूला तो पता है, न्यू बार मैक्सिमम या 1/λ मिनिमम है ना, ये मिनिमम से डिवाइड करोगे तो आंसर मैक्सिमम आएगा। तो ये कंडीशन हमें पता थी। ऐसा कब हो सकता है, तो हम कहेंगे ऐसा तो तभी होगा जब n2 की वैल्यू कितनी हो जाए, इन्फिनिटी, है ना। n2 की वैल्यू क्या हो जाए, इन्फिनिटी, लैम्डा मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉसिबल कब होगा, जब न्यू बार क्या आ जाए, मैक्सिमम। तो इनफाइनाइट लेवल से आएगा तो हम कह देंगे कि हाँ ये पॉसिबल है। नाउ स्टूडेंट्स 1/λ मिनिमम ओके इक्वल्स टू आर, आर को मैंने आर रख दिया, जेड स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर। ठीक है, नाउ 1/n1 का स्क्वायर, तो बामर सीरीज है तो 2 का स्क्वायर कर दिया और इन्फिनिटी। तो 1/λ की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू r इंटू 1/4। तो जो आपके पास लैम्डा आ रहा है वो आ रहा है r इंटू 1/4। ठीक है, r इंटू 1/4। तो बच्चों लैम्डा कितना आ जाएगा, तो लैम्डा आ जाएगा 4/r। ठीक है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बतानी है आपको बामर सीरीज के अंदर, है ना। तो बामर सीरीज के अंदर आप शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बता दो। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 4/r सेंटीमीटर। क्लियर। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का। तो आई होप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अच्छे से समझ में आ गया और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आपको आ गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल से रेडियस कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा इसमें एक टॉपिक बाकी है, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स, है ना। भाई इलेक्ट्रॉन 5 से 4 में आया, 5 से 1 में आया, तो कितनी लाइन्स बनेंगी,
उनमें से कौन सी लाइमन जोन की होंगी, बामर जोन की होंगी, है ना, या कौन सी जोन में, विजिबल में कौन सी, IR में कौन सी है, इस तरह से। ठीक है, तो पहले हम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कैलकुलेट करना सीखेंगे, आफ्टर दैट बोर्ड्स मॉडल, और फिर बोर्ड्स के अकॉर्डिंग रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेक्चर पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।